महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज हम इससे जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तरों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फिर फ्रांस से? इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। आयरलैंड से? अच्छा। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इन तत्वों को हमारे संविधान के भाग 4 में जगह दी गई है। भाग 4 में, ठीक है। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। इनका जो मूल उद्देश्य था वो था भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक वेलफेयर स्टेट। हाँ, बिल्कुल, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के लोकतंत्र को सुनिश्चित करे। अच्छा, इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो जैसा हमने अभी बात की, इसका सही उत्तर है भाग 4। जी। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। जी, और ये दोनों भाग, मतलब भाग 3 और भाग 4, ये मिलकर हमारे संविधान की आत्मा और उसके दर्शन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 33-46, अनुच्छेद 34-48, अनुच्छेद 36-51 या अनुच्छेद 34-52? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 36-51। अनुच्छेद 36 से 51 तक। जी, इन अनुच्छेदों में कई अलग अलग तरह के सिद्धांत शामिल हैं, जैसे कुछ सामाजिक हैं, कुछ आर्थिक हैं और कुछ प्रशासनिक भी। अच्छा। तो ये सभी सिद्धांत मिलकर एक तरह से शासन के लिए एक नैतिक संहिता, मतलब एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता? इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि देखिए, यही वो हिस्सा है जहां हमारे संविधान बनाने वालों ने भविष्य के भारत का एक सपना देखा था। उन्होंने बताया कि देश को किस दिशा में जाना है, क्या लक्ष्य हासिल करने हैं, तो ये उनके विजन को सबसे अच्छी तरह दिखाता है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपरोक्त सभी? का जवाब तो बहुत सीधा है, ये है उपयुक्त सभी। सभी। जी, जैसा मैंने अभी बताया, इसमें आर्थिक न्याय की भी बात है, सामाजिक बराबरी की भी बात है और अच्छे प्रशासन की भी बात है। तो ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वेलफेयर स्टेट। जी, मतलब एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की भी जिम्मेदारी ले। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? इसका सही उत्तर है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अच्छा, इसमें और पिछले सवाल में क्या बारीक सा फर्क है? देखिए, कल्याणकारी राज्य एक व्यापक धारणा है और उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब समाज में बराबरी लाना और सबको आर्थिक अवसर देना। समझ गया। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन पर सवाल है, किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? एच कुंजरू, जी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या के.टी. शाह? ये बहुत ही मशहूर टिप्पणी है। ये कहा था के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने। जी, उनका ये कहने का मतलब था कि ये वादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार इन्हें कब और कैसे पूरा करेगी ये पूरी तरह से उसकी सुविधा पर निर्भर करता है, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सही। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया?
42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 या 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980? इसका सही उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। हाँ, इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बिल्कुल। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया और ये कहा गया कि कुछ नीति निर्देशक तत्वन को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन भी होता है तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व या नागरिकता? समाजवादी व्यवस्था की प्रेरणा हमें मिलती है नीति निर्देशक तत्वों से। कैसे? क्योंकि इन्हीं में ये बातें कही गई हैं कि देश के संसाधनों का बंटवारा समाज के हित में हो, धन कुछ ही हाथों में जमा न हो और सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये सब समाजवादी सिद्धांत है। सही। और अब अगला प्रश्न। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निदेशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना में भी तो हम कल्याण की बात करते हैं। जी, प्रस्तावना में विचार है, एक झलक है, लेकिन उसे हासिल करने का जो विस्तृत रोड मैप है, जो आदेश है, वो नीति निर्देशक तत्वों में ही दिया गया है, खासकर अनुच्छेद 38 में। बहुत अच्छा। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वादयोग्य, वादयोग्य नहीं, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ये वादयोग्य नहीं है। वादयोग्य नहीं यानी नॉन जस्टिशिएबल। जी। और यही मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो कोई भी नागरिक उन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय यानी कोर्ट नहीं जा सकता। इनका लागू होना सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न इससे जुड़ा है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इनका क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। हाँ। संविधान निर्माताओं को ये पता था कि आजादी के समय देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि सबको नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दी जा सके। इसीलिए उन्होंने इसे सरकार की क्षमता पर छोड़ दिया। बिल्कुल। अगला सवाल भी इसी अंतर पर है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वादयोग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वादयोग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि मूल अधिकार वादयोग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मतलब फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल बट DPSPs आर नॉट। एग्जैक्टली। आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के विरोधी हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है या वे दोनों वादी योग्य हैं? इसका सही कथन है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। जी। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये दोनों संविधान रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इनके बीच संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में? ये सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है पर जवाब वही है। ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जी। इन्हीं में वो सारे निर्देश और आदर्श दिए गए हैं जो एक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, नहीं, कुछ का या विवादास्पद? इसका सही जवाब है कुछ का। अच्छा, ये कैसे? जैसा हमने 42वें संशोधन की बात की, अनुच्छेद 39B
और 39C में दिए गए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। तो हाँ, कुछ अधिकारों का हनन हो सकता है। ओके, अब अगला सवाल। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में या नवम अनुसूची में? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 51, जो इस भाग का अंतिम अनुच्छेद है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। भारत की विदेश नीति का यह एक आधारभूत सिद्धांत है। बहुत खूब। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अच्छा, ये मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, ये सीधे तौर पर मौलिक अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 39D में एक निर्देशक सिद्धांत के तौर पर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसे अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। ठीक है। अब अगला सवाल। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या 7वीं तालिका? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अच्छा, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए, सरकार की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने हेतु? देखिए, सारे विकल्प सही लग सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। जी। बाकी सब उद्देश्य इसी बड़े उद्देश्य के तहत आ जाते हैं। सही। अगला सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 3री अनुसूची में, संविधान की 4थी अनुसूची में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? राज्य लोक कल्याण की संकल्पना ये सम्मिलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। अनुच्छेद 38 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो और जो लोक कल्याण को बढ़ावा दे। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपरोक्त सभी? आर्थिक न्याय प्रदान करने का सबसे स्पष्ट संकेत हमें मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। प्रस्तावना में भी तो आर्थिक न्याय की बात है। हाँ, प्रस्तावना में लक्ष्य बताया गया है, लेकिन उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, मतलब धन का समान वितरण हो, समान काम के लिए समान वेतन हो, ये सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में ही है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध या निजी संपत्ति की समाप्ति? इनमें से जो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है वो है निजी संपत्ति की समाप्ति। अच्छा जी, संविधान निजी संपत्ति को खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि उसके संकेंद्रण को, मतलब कुछ ही हाथों में जमा होने से रोकने की बात करता है। बाकी तीनों सिद्धांत संविधान में है। समझ गया। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाने का, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का? इसमें से जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। तो ये कहां पर है? ये एक मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A में दिया गया है। बाकी तीनों नीति निर्देशक तत्व हैं।